हेलो एवरीवन। मार्केट क्रैश सीरीज नंबर 2 में आपका स्वागत है। हम समझ रहे थे कि 2008 में जो ऑलमोस्ट 64% अपने हाई से मार्केट ने क्रैश किया था, उसके पीछे का लॉजिक क्या वो एक सडन फॉल था कि 2008 में आया, मार्केट में रिसेशन आया और मार्केट गिरना चालू हो गया? नहीं, ये इसकी जो गिरावट थी ना वो पहले ही स्टार्ट हो गया था, यानी कि 90s से ही ये सीरीज चालू हुई थी गिरने की कि मार्केट में क्रैश आने वाला है, बहुत बड़ा बबल आने वाला है। कैसे समझ लेते हैं गाइस। 90s में ही टेररिस्ट अटैक हुआ था सितंबर में यूएस में, आपको पता होगा। उसके बाद .com बबल जो था वो बर्स्ट हुआ था, जिसके वजह से जो इकोनॉमी थी यूएस की वो गिर गई थी और उसके वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ, मतलब यूएस इकोनॉमी के साथ पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी भी क्रैश हो गई थी, जिसमें आपने 64% तक का चार्ट में आप देख सकते हो। निफ्टी, हमारी इंडियन इकोनॉमी भी गिर गई थी। लेकिन मजे की बात, अगर पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी गिर रही थी तो हमारे जो कंज्यूमर्स हैं, जो हमारे लोग हैं, वो जो स्पेंडिंग था वो स्पेंडिंग के मोड से उतरकर वो लोग सेविंग मोड में चले गए थे, यानी कि अपने पैसे को बचाने के मोड में चले गए थे। इस सारी की सारी चीजें आपको कोरिलेशन के साथ दिखती होंगी। अब अगर आप खर्चा नहीं करोगे तो भैया मार्केट में और मंदी आएगी, है ना। अब खर्चा नहीं है, लोग सेविंग मोड में चले गए, तो अब इसमें फेडरल रिजर्व ने थोड़े से स्टेप्स लिए, थोड़े से नहीं बहुत मोटे मोटे स्टेप्स लिए, जो कि 2001 मई से दिसंबर 2001 तक 11 बार अपने इंटरेस्ट रेट को 6.5% से 1.75% तक का गिरा दिया। जब इंटरेस्ट रेट गिरने लग गए, आप ऑटोमेटिकली समझ सकते हो, तो लोगों ने अपना जो पैसा सेविंग मोड में चले गए थे। अब उनको लगा कि यार इंटरेस्ट रेट इतना कम है, तो उन्होंने दूसरे अपॉर्चुनिटीज ढूंढने लगे कि हम कहीं और इन्वेस्टमेंट करें, सो दैट हमारा जो सेविंग मोड का जो इंटरेस्ट है, जो भी हम पैसा बनाए अपने पैसे को कहीं पे इन्वेस्ट करके, तो वो ऑल्टरनेट ढूंढने लगे। तो जिसके बेसिस पे मार्केट से लोगों ने, अपने बैंकों से लोगों ने पैसा निकालना चालू कर दिया और कहां पे लगाना चालू कर दिया अपना पैसा। यह सही समझे, 2008 जो क्राइसिस था, किस चीज का क्राइसिस था? बबल किस चीज का था? यस, हाउसिंग का बबल था, जो कि बर्स्ट हुआ। अपना सारा पैसा लोगों ने हाउसिंग की तरफ शिफ्ट करना चालू कर दिया, लोन्स लेने चालू कर दिए। लोन्स लेके बड़े बड़े, जिसका एक फ्लैट था वो दो फ्लैट लेने लग गया, जिसके 2 फ्लैट थे वो 4 फ्लैट्स लेने लग गए। यानी कि इसके अंदर एक राज है, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। सो गाइस, 11 बार बैक टू बैक इंटरेस्ट रेट 5 से 6 महीने के गिरने के बाद खुशहाली आने लगी, यानी कि जो कंज्यूमर्स थे वो अपना जो पैसा था, उन्होंने जो सेव करके रखा था, उनके पास एक लमसम पैसा इकट्ठा हो गया था। इसके अलावा इंटरेस्ट रेट गिर गया था, जिसके वजह से उनके पास पैसा आना चालू हो गया था। सो हर तरफ बढ़िया माहौल था, तो मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ गई। जब मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ गई, अब लोग सोचते हैं कि भैया लिक्विडिटी है, पैसा है, तो कहीं तो इन्वेस्टमेंट करें, कहीं तो एक अपॉर्चुनिटी देखें, क्योंकि इंटरेस्ट रेट घट गए थे। तो कहीं ना कहीं वो अपना ऑल्टरनेट देखने लगे कि भैया जो हमारा लिक्विडिटी है मार्केट के अंदर, जो लोगों के पास सेविंग थी, उस पैसे को कहीं पे हम लगाएं, सो दैट हमें बेटर रिटर्न्स मिले, बेटर अपॉर्चुनिटी मिले, और अपने उन पैसे को, उस टाइम पे जो मार्केट में चल रहा था, रियल एस्टेट का बहुत ज्यादा बोलबाला चल रहा था, मार्केट रियल एस्टेट का बहुत बूम पे था, तो लोगों ने अपना पैसा रियल एस्टेट में डालना चालू कर दिया, अपना सारा पैसा स्विच करना चालू कर दिया रियल एस्टेट में, जो कि आगे चल के 2008 में मार्केट में बबल क्रिएट हुआ और 2000 में क्रैश के बाद 64% गिरावट हुआ है। बट इसके थोड़े थोड़े लॉजिक्स मैं आपको समझाना चाहता हूं, तो अभी मैं आपको बताता हूं। सो गाइस, सब लोग लोन के लिए अप्लाई करना चालू कर दिया। लोन अप्लाई कर रहे थे तो सब लोग, एक डिमांड आई लोन की, तो बैंकर्स ने अच्छे खासे लोगों को लोन मॉर्गेज के बेसिस पे अपना लोन देना चालू कर दिया। तो बैंकों के पास भी एक टाइम पे पैसा खत्म हो गया। अब बैंक तो काफी अच्छा मुनाफा कर रही थी, क्योंकि उनको इंटरेस्ट कमाने का मौका मिल रहा था, डिमांड ज्यादा थी लोन की, तो बैंक ने क्या, एक अपॉर्चुनिटी ढूंढी, एक ऑल्टरनेट ढूंढा। वो बड़े इन्वेस्टर्स के पास जाने लगे, जो बड़े, जिनके पास मोटा पैसा हुआ करता था, वो उनके पास जाने लगे। उनसे बोलो कि हमें आपसे पैसा चाहिए, उसके बदले में वो अपने लोन पेपर्स उनको गिरवी रखने चालू कर दिए। अब जो बड़ा प्लेयर है उसको पता है कि यार मेरे पास लोन पेपर्स आ गए हैं, तो अगर मेरे पास पैसे रिकवर भी नहीं हुए तो कहीं ना कहीं मैं अपने प्रॉपर्टी, इनकी प्रॉपर्टी को बेच के पैसे वसूल लूंगा। तो उनका भी इसमें इंटरेस्ट था कि हाँ, मेरे को एक रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स मिल रहा है, मेरे को इसमें बेनिफिट है। तो उन्होंने बैंकों के साथ टाई अप करके उन्होंने मोटा पैसा बैंकों को सप्लाई करना चालू कर दिया, और बैंकों ने और ज्यादा जो डिमांड थी लोन्स की, जो रिटेल ट्रेडर की, रिटेल लोगों की जो डिमांड्स थी, उनको भी फुलफिल करना चालू कर दिया। लोन की डिमांड के वजह से
जो पैसा लग रहा था, रियल एस्टेट पे पैसा लग रहा था, तो सर रियल एस्टेट का प्राइस भी धीरे धीरे इंक्रीज होते चले जा रहे थे। यानी कि हाई डिमांड, आपको पता है इकोनॉमी का सिंपल रूल, अगर डिमांड ज़्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली चीज़ भी महंगी हो जाएगी। तो रियल एस्टेट भी अपने पीक पे बैठा हुआ था। और उसके बाद जो छोटे छोटे ट्रेडर्स होते हैं, जिसको आप फाइनेंशियल टर्म्स की बात करूं तो सब प्राइम मेंबर्स बोला जाता है, तो ये सब प्राइम मेंबर्स के बीच में रोल प्ले करने लगे। इनको भी लोन चाहिए था। ये सब प्राइम मेंबर्स होते कौन है, इंपॉर्टेंट मैं आपको इन शॉर्ट बता दूं, ये सब प्राइम मेंबर्स की कैपेसिटी नहीं होती है घर खरीदने की, बट किसी ना किसी तरीके से उस भेड़ चाल में ये भी आ गए और इन लोगों को भी बैंक लालच के चक्कर में इन लोगों को भी धड़ल्ले से पैसा देना चालू कर दिया। और उसके बाद जो डिफॉल्ट रेट है वो बढ़ते चले गए। सो इसका मतलब ये है, जो इन्वेस्टमेंट बैंकर था उनकी चारों उंगलियों घी के अंदर थी। यानी कि हर जगह से लोन डिमांड पे था और वो लोग धड़ल्ले से हर किसी को लोन दिए जा रहे थे। अब मजे की बात, उनके लिए एक और गुड न्यूज आई, यूएस गवर्नमेंट ने डेरिवेटिव मार्केट से अपना डीरेगुलेट कर दिया। आई मीन टू से इन्वेस्टमेंट बैंकर अब फ्री हो गए थे अपने बिजनेस को धड़ल्ले से चौड़े में करने के लिए, कि भैया आप फ्री हो अपने बिजनेस को किसी भी लेवल पे ले जाने के लिए, किसी भी तरीके से करने के लिए। जो इन्वेस्टमेंट बैंकर ने इसके बीच में एक सीडीओ जारी किया, जिसके बेसिस पे आप जो लोन्स है उसके अगेंस्ट एक बॉन्ड जारी करते हैं, जिसमें आपकी सारी डिटेलिंग होती है कि इसके अंदर इन्वेस्टर कौन है, उसके क्या क्या ऑब्लिगेशंस है, क्या क्या प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में लोन हो रहा है। तो एक प्रॉपर कच्चा चिट्ठा उसमें मेंशन किया जाता है, सीडीओ, यानी कि आप कह लो कोलेटरल डेब्ट ऑब्लिगेशंस। इसके बेसिस पे लोग फ्री हो गए। इस गवर्नमेंट के स्टेप से इन्वेस्टर बैंकर ने फायदा उठाया, उसने सीडीओ जारी कर दिया, जिसके बेसिस पे जो लोन्स होते थे, एक बॉन्ड, सीडीओ क्या है, एक बॉन्ड, सीडीओ आर बॉन्ड्स अगेंस्ट लोन, यानी कि इस सीडीओ के अंदर सारी डिटेलिंग होती थी कि भैया कौन सा इन्वेस्टर है, कौन सी प्रॉपर्टी है, किसके अगेंस्ट में ले रहा है, तो सारी डिटेलिंग होती थी, जिसके वजह से आगे चलकर इनको और आसान हो गया अपने लोन्स को नेक्स्ट लेवल तक देने के लिए। सो गाइस, ये जो सीडीओ है, अब सीडीओ की भी एक रेटिंग होती है कि कितनी क्वालिटी है, नहीं है, क्या बेंचमार्क है सीडीओ का, तो उसको देने के लिए क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हुआ करती थी, हर कंट्री के अंदर होती है। वो बताती है कि भैया जो सीडीओ है वो कितना पावरफुल है, क्या एलिजिबल है, तो इसकी रेटिंग्स होती थी। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं, ये कुछ रेटिंग्स देती थी अपने सीडीओस को। तो अपने पर्सनल मुनाफे के लिए बैंकर्स और ये जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ये आपस में मिल गए और इन्होंने हर किसी को AAA यानी कि सबसे बेस्ट रेटिंग जिसको बोला जाता है वो देना चालू कर दिया हर सीडीओ के अंदर, जिसके वजह से जो सब प्राइम मेंबर्स थे उनको भी बेनिफिट होने लगा। उनको वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाए और सब लोगों को, यानी कि प्राइम मेंबर्स और सब प्राइम मेंबर्स और सबको धड़ल्ले से फायदा किसका था, इन्वेस्टर बैंकिंग का और क्रेडिट रेटिंग्स का। तो धड़ल्ले से उन्होंने देना चालू कर दिया सबको AAA रेटिंग, जिसका कहीं ना कहीं असर आगे चल के 2008 में आपको दिखा होगा। इसके वजह से चार लोगों को मोटा फायदा हो रहा था। पहला, बैंकर को फायदा हो रहा था जो इस बीच में खिलाड़ी था मेन। दूसरा, इन्वेस्टर्स जो लोग पैसा बैंकर को दे रहे थे और उसके बदले जो लोन दिया जा रहा था, तो बैंकर को भी फायदा हो रहा था, इन्वेस्टर को भी फायदा हो रहा था। कंज्यूमर जो बैंक लोन ले रहे थे उनको भी बेनिफिट हो रहा था। और जो मोस्ट पावरफुल जो AAA रेटिंग दिया करते थे यानी कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, उनको भी धड़ल्ले से फायदा होता। तो ये चार मेजर ग्रुप थे जिनको अच्छा खासा मुनाफा होता और इस चीज को ये लोग कंटिन्यू करते रहे। और उसके बाद आपको मैं एक और चीज बता दूं, सो गाइस, ये क्रेडिट एजेंसीज की जो रेटिंग थी AAA रेटिंग थी, इसके वजह से जो बाकी बाहर के जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं उनका भी अट्रैक्शन होने लगा कि AAA रेटिंग मिल रही है, तो ये लोग भी पिक्चर में आने लगे और इन लोगों ने भी अपना पैसा मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना चालू कर दिया, जिसके वजह से सीडीओस की डिमांड हाई हुई, सीडीओस की डिमांड क्रिएट हुई। और उसके साथ साथ बहुत बाद में आपकी इंश्योरेंस कंपनी यानी कि अमेरिकन इंटरनेशनल ग्रुप भी पिक्चर में आया और इसने ये बोला कि भैया चलो ठीक है, आपका सीडीओ बहुत हाई डिमांड पे है, बट स्टिल अगर बाई चांस कहीं पे लूप होल आता है, कहीं पे आप सीडीओ डिफॉल्ट करने लग जाते हैं और रीपेमेंट नहीं हो पाता है, तो आपको क्या करना है, एक छोटा सा इंश्योरेंस करा लो, एक छोटी सी प्रीमियम आप दे दो, जिसके वजह से जो भी डिफॉल्ट होगा वो हम अपनी जेब से आप लोगों को पे करना चालू कर देंगे। तो लोगों को वहां पे प्रोटेक्ट करने के लिए इसने एक और कैप लगाया, जिसके वजह से लोगों ने इसको भी अप्रिशिएट किया और इसने भी अपने मुनाफे के लिए, डिफॉल्ट तो बहुत कम थे उस टाइम पे, सब टॉप पे चल रहा था, तो इन्होंने भी अपने फायदे के लिए
आपका इंश्योरेंस प्रीमियम लेने लगे और आप लोगों को इंश्योरेंस देने लगे, सो दैट उससे जो ये सारे कॉम्बिनेशन है, 4 पार्टनर मैंने आपको बताया था, पहले बेनिफिट में थे, उसके बाद ग्लोबल इन्वेस्टर इसके अंदर इन्वॉल्व हो गए क्योंकि हाई डिमांड था इस लोन का, उसके बाद लास्ट में इंश्योरेंस खुद आके इन्वॉल्व हो गया। अब मजे की पिक्चर अब स्टार्ट होती है। अब ये इंपॉर्टेंट सिनेरियो है कि बड़े बड़े पूरी दुनिया ग्लोबली सब लोग इसके अंदर जुड़ गए थे, इस बबल के अंदर जुड़ गए थे। अब बस्ट होना बाकी था। कैसे हुआ, क्या हुआ, मैं आपको भी समझाता हूँ। सो गाइस, इस प्रोसेस के अंदर सब लोग खुश थे और मजे की बात मैं आपको बताऊं, जो यूएस मार्केट था ग्लोबली सब लोग यूएस मार्केट को फॉलो करने लगे, सब लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली यूएस मार्केट के टच में आके कनेक्टेड हो गए और सब लोग खुश थे। अब ऐसा क्या हुआ, सब लोग जुड़ने के बाद, प्रॉफिट कमाने के बाद सब लोग अच्छा चल रहा था और अचानक से 2008 में 64% का मार्केट में क्रैश हुआ। इस हैक को समझने के लिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ले चलता हूं, जो कि सीरीज होने वाली है तीसरी। तो चलिए, थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो समझ में आया तो ठोको लाइक, सब्सक्राइब करो, सो दैट नेक्स्ट सीरीज आपको समझ में आ सके। थैंक यू।